नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान पर जानलेवा हमला हुआ है। मुंबई के बांद्रा इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं, यहीं पर सैफ अली खान रहते हैं। सदगुरु शरण ये इमारत है और 12वीं मंजिल पर एक अनजान शख्स किसी तरह से अंदर घुसा। रात के 2:30 बजे की ये बात है और जानलेवा हमला सैफ अली खान पर हुआ है। घुसते ही उसने सैफ अली खान के स्टाफ के साथ बहस की, हाथापाई पर उतरा। सैफ अली खान ने जब रोकने की कोशिश की, धारदार चीज से उसने सैफ अली खान पर वार किए। 6 जगह उन्हें चोटें आई हैं और 2 गंभीर चोटें बताई जा रही हैं। फौरन उन्हें उनके बेटे ने, इब्राहिम ने, लीलावती अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद 2.5 घंटे की सर्जरी चली और उनके पीठ में 2.5 इंच का जो चाकू का टुकड़ा था वो निकाला गया। रीढ़ में धंसा चाकू का टुकड़ा डॉक्टरों ने निकाला है। हालांकि सैफ अली खान खतरे से बाहर हैं, इसकी पुष्टि डॉक्टर ने कर दी है। हमला करने वाले शख्स का वीडियो भी इस बीच सामने आया है, जिसमें वो सीढ़ियों से उतरता हुआ नजर आ रहा है। और अब एनडीटीवी के पास एफआईआर की कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां सामने आई हैं। एफआईआर में सैफ की केयरटेकर ने जो बयान दिए हैं, उसके मुताबिक हमलावर ने कहा पैसों की ज़रूरत है। जब केयरटेकर ने पूछा कि कितने पैसे उसे चाहिए तो हमलावर ने 1 करोड़ रुपए मांगे। केयरटेकर ने एफआईआर में ये भी बताया है कि सैफ को गर्दन के पीछे, दाहिने कंधे के पास, पीठ के बाईं ओर, बाएं हाथ की कलाई और कोहनी के पास चोट लगी है। मुंबई के बांद्रा में सैफ अली खान के घर हुई वारदात के बाद हाल ही में करीना कपूर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला। उस पोस्ट में करीना ने मीडिया और पपराजी से प्रार्थना की है और उन्हें कहा है कि इस मामले को वो तूल ना दें, इसमें ज्यादा नुक्ताचीनी ना करें और जो स्पेकुलेशंस हैं उनसे वो बचें। उन्होंने ये भी लिखा कि ये जो वक्त है ये उनके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और ऐसे वक्त में वो इस पूरी घटना को जज्ब करना चाहती है, उसके बारे में सोच समझना चाहती हैं और जो मीडिया है उनसे ये दरख्वास्त की है कि वो अपनी जो सीमाएं हैं उनको समझें और सीमाएं ना लांघें और उनको, उनकी फैमिली को, उनके परिवार को वो थोड़ा सा इससे उबरने का मौका दें, इससे उबरने के लिए वक्त दें। करीना ने यह भी लिखा है कि वो पहले ही मीडिया और पेपराजीज को धन्यवाद देना चाहती हैं कि वो उनकी बात समझेंगी और इस नाजुक मौके पर वो उनसे इस घटना से और इन खबरों से, स्पेकुलेशन से दूर रहेंगे। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया, एनडीटीवी इंडिया के लिए। 6 सेकंड का ये वीडियो सैफ अली खान पर हुए हमले को सुलझाने में अहम साबित हो सकता है। एनडीटीवी को मिले इस एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखिए। इस पर तारीख दर्ज है 16 जनवरी और समय 2:33 और 54 सेकंड। तस्वीरों में दिख रहा संदिग्ध एक एक करके 8 सीढ़ियां उतरता है और नीचे चला जाता है। काली टी शर्ट, काली पैंट और पीठ पर बैग, कंधे पर गमछा भी। समय पर फिर से ध्यान दीजिए, रात के 2:33 और 57 सेकंड, यानी वारदात के बाद करीब 27 मिनट के अंदर सैफ अस्पताल पहुंच गए थे। लेकिन इस दौरान क्या हुआ और कैसे हुआ, आपको एक एक करके पूरा घटनाक्रम बताते हैं। सैफ अली खान मुंबई के बांद्रा में इसी इमारत के टॉप फ्लोर पर रहते हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सैफ पर हमला करने वाला व्यक्ति रात करीब 2 बजे बगल वाली बिल्डिंग की 4 दीवारी से छलांग लगाकर सैफ की बिल्डिंग में आया। ऐसा माना जा रहा है कि हमलावर ने सीधे रास्ते का इस्तेमाल न करके ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए फायर एग्जिट वाली सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। आरोपी जैसे ही सैफ के घर में पहुंचा, उसे सैफ की मेड लीना ने देख लिया। लीना सैफ और करीना के सबसे छोटे बेटे जहांगीर के साथ उसके कमरे में ही सोती है। माना जा रहा है कि लीना ड्राइंग रूम में किसी काम से आई थी, वहीं उसने हमलावर को देख लिया। इसके साथ हाथापाई होने लगी और शोर भी होने लगा। कहा जा रहा है कि इसी झगड़े की आवाज सुनकर वहां सैफ अली खान आए। इसके बाद सैफ अली खान और हमलावर के बीच हाथापाई होने लगी। इसी दौरान हमलावर ने सैफ के ऊपर चाकुओं से हमला किया और सैफ अली खान गंभीर रूप से जख्मी हो गए। यहाँ ये नहीं पता चल पाया है कि सैफ की मेड लीना ड्राइंग रूम में क्यों गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि सैफ अली खान पर अटैक करने वाले ने 1 करोड़ रुपए की मांग की। सैफ अली खान के घर पर जब आरोपी से पूछा गया कि उसे क्या चाहिए, तब उसने कहा पैसा चाहिए। जब पूछा गया कितना पैसा चाहिए तो उसने जवाब दिया 1 करोड़।
सैफ अली खान की जो मेड हैं, जो कि उनके छोटे बेटे का ख्याल रखती हैं और उनके साथ रहती हैं, उन्होंने भी अपने बयान में कई खुलासे किए हैं। तकरीबन रात को 2 बजे उनको, जो सैफ अली खान का छोटा बेटा है, उनके बाथरूम से एक आवाज़ आई। तब मेड वहां बाथरूम के पास पहुंचती है और वहां पर एक अज्ञात शख्स होता है जो कि सबसे पहले उनको चुप रहने के लिए कहता है। दौड़ के हेक्सो ब्लेड और हाथ में एक और लकड़ी लेकर वो व्यक्ति मेड की तरफ बढ़ता है। तब मेड सैफ अली खान के छोटे बेटे को उठाने की कोशिश करती है और उसी समय ये अज्ञात व्यक्ति उस पर भी हमला कर देता है। इन आवाज़ों को सुनने के बाद जो सैफ अली खान और करीना कपूर खान दोनों ही कमरे की तरफ आते हैं और इस पूरे घटना को समझने की कोशिश करते हैं। और उसी वक्त जब सैफ अली खान उस अज्ञात व्यक्ति से पूछते हैं कि उसको क्या चाहिए, तब जो है सैफ अली खान पर हेक्सो ब्लेड से वो व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति हमला कर देता है और सैफ अली खान को गंभीर रूप से घायल कर देता है। इस पूरे बयान में सैफ अली खान की मेड ने इस बात का भी खुलासा किया है, जब मेड ने उस अज्ञात व्यक्ति से पूछा कि उसको क्या चाहिए, तब उसने 1 करोड़ रुपए की मांग भी की थी। लोगों ने बताया कि वारदात हुई तो लहूलुहान सैफ और करीना बाहर निकले। हाउस हेल्प भी थी, वो कार ढूंढ रहे थे। आसपास के लोगों से पूछा कि कोई गाड़ी है क्या, शायद इसलिए कार नहीं ली कि उन्हें चोट भी संभालनी थी। फिर वो बेटे इब्राहिम के साथ निकले। बताया जा रहा है कि सैफ के घर में उस वक्त गाड़ी चलाने के लिए कोई ड्राइवर नहीं था। सैफ घायल थे, इसलिए गाड़ी नहीं चला सकते थे। यही वजह है कि उन्हें ऑटो से अस्पताल जाना पड़ा। वारदात हुई तो लहूलुहान सैफ अली खान करीना के साथ घर से बाहर निकले। साथ में हाउस हेल्प भी थी। बाहर निकलकर गाड़ी के बारे में पूछा, लोगों से भी पूछा कि क्या कोई कार है। लेकिन जब कार नहीं मिली तो बेटे इब्राहिम के साथ ऑटो में बैठकर अस्पताल की ओर निकल गए। कार शायद इसलिए नहीं ली क्योंकि उन्हें अपनी चोट भी संभालनी थी। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर जानलेवा हमले की जांच तो फिलहाल जारी है, लेकिन फिल्मी हस्तियों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल इस वारदात के बाद खड़े हो गए हैं। इस वारदात ने उस दौर की भी याद दिलाई है जब अंडरवर्ल्ड मुंबई में राज कर रहा था। फिल्मी हस्तियां खौफ में जी रही थीं। किस कदर अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड पर हावी था, दिखाते हैं आपको जितेंद्र दीक्षित की इस रिपोर्ट में। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले से बॉलीवुड सख्ते में है। गुरुवार की सुबह चोरी के इरादे से बांद्रा वाले उनके घर में घुसे एक शख्स ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में उनके घर पर मौजूद नौकरानी भी घायल हो गई। मामले की जांच मुंबई पुलिस की 7 टीमें कर रही हैं। भले ही सैफ अली खान पर हमले के मामले में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का हाथ ना हो, लेकिन इस मामले के जरिए कई लोग फिल्मी हस्तियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये मामला उस दौर की भी याद दिलाता है जब मुंबई शहर पर अंडरवर्ल्ड का राज हुआ करता था और फिल्म जगत से जुड़ी हस्तियां खौफ में जिंदगी जी रही थीं। मुकेश दुग्गल की हत्या। गोपी किशन और साथी जैसी फिल्मों के निर्माता निर्देशक मुकेश दुग्गल की 7 मार्च 1997 को गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक दुग्गल गैंगवॉर के शिकार हुए थे। उन्होंने अपनी किसी फिल्म को बनाने के लिए जब एक गिरोह से पैसा लिया तो दूसरे गिरोह को ये बात नागवार गुजरी थी। राजीव राय पर फायरिंग। 1997 में ही जुलाई के महीने में एक शाम छोटा शकील के शूटर्स ने फिल्म निर्माता राजीव राय के ताड़देव स्थित दफ्तर पर हमला कर दिया। उस वक्त राय के साथ मौजूद पुलिस कांस्टेबल ने जब जवाबी फायरिंग की तो राय की जान बच सकी। गुलशन कुमार हत्याकांड। 12 अगस्त 1997 को टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या ने पूरे देश को दहला दिया था। मुंबई के वर्सोवा इलाके में गुलशन कुमार जैसे ही एक मंदिर से पूजा करके बाहर निकले, अबू सलेम गिरोह के 2 शूटर्स ने उन्हें गोलियों से भून दिया। पुलिस के मुताबिक सलीम ने ये हत्या इसलिए करवाई थी क्योंकि कथित तौर पर एक प्रतिद्वंदी म्यूजिक कंपनी के मालिक और संगीतकार नदीम सैफी ने उसे गुलशन कुमार को मारने की सुपारी दी थी। इस मामले के बाद केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से राज्य की बिगड़ी कानून व्यवस्था पर सवाल किया था। राकेश रोशन पर फायरिंग। 21 जनवरी 2000 को राकेश रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है रिलीज होने के हफ्ते भर बाद छोटा शकील के शूटर्स ने उन पर उस वक्त गोली चला दी जब वो सांता क्रूज स्थित अपने दफ्तर से बाहर निकल रहे थे। रोशन के ड्राइवर ने वक्त रहते उन्हें नानावटी अस्पताल पहुंचा दिया, जिससे उनकी जान बच गई। अजीत दीवानी की हत्या।
साल 2001 में उस वक्त बॉलीवुड में हड़कंप मच गया जब मनीषा कोइराला के सेक्रेटरी अजीत दीवानी की अबू सलेम के शूटर्स ने हत्या कर दी। अबू सलेम ने अजीत दीवानी से उगाही के लिए एक मोटी रकम मांगी थी, जिसे देने से दीवानी ने मना कर दिया था। लॉरेंस डिसूजा पर फायरिंग। साजन, दिल का क्या कसूर, न्याय अन्याय जैसी 90 के दशक की कई हिट फिल्में देने वाले लॉरेंस डिसूजा भी अंडरवर्ल्ड के हाथों मारे जाते जाते बचे। जुलाई 2002 में एजाज लकड़ावाला नाम के एक गैंगस्टर ने उन पर फायरिंग करवाई थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक फिल्म लगान की सफलता के बाद आमिर खान और फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारिकर के अपहरण का प्लान अंडरवर्ल्ड ने बनाया था, लेकिन वक्त रहते मुंबई पुलिस को जानकारी मिल गई और वो साजिश नाकाम हो गई। ऐसे कई मामलों की जांच करने वाले मुंबई पुलिस के रिटायर्ड एसीपी अविनाश धर्माधिकारी का मानना है कि बॉलीवुड की हस्तियां अंडरवर्ल्ड के निशाने पर जबरन उगाही के लिए रहती थीं, लेकिन अंडरवर्ल्ड को बॉलीवुड में एंट्री देने के लिए भी खुद बॉलीवुड जिम्मेदार रहा है। इनिशियली अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड दोनों अलग अलग थे और उस दाऊद 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट राइट और बॉम्ब ब्लास्ट के पहले दाऊद की इमेज एंटी नेशनल नहीं थी, तो ये लोग फक्र महसूस करते थे कि दाऊद के पास जाना, दाऊद से मिलना, दाऊद से इंटरेक्शन करना, ये फक्र की बात समझते थे। बॉलीवुड के ऊपर जो अंडरवर्ल्ड ने कुछ पैसा भी इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया था। उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर से उनका झगड़ा चालू होना, झगड़े से पहला उनका इंटरेक्शन चालू हो गया, उनको एंट्री मिल गया बॉलीवुड में, और उसके बाद वो पैसा रिकवर करने के मैटर में झगड़ा चालू हो गया, जिसमें काफी हद तक काफी बॉलीवुड के लोगों को तकलीफ सहना कर पड़ा। पैसों के अलावा अन्य कारणों से भी गैंगस्टर फिल्मी हस्तियों के पीछे पड़ते रहे। धर्माधिकारी को अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का मामला याद है, जब दाऊद इब्राहिम के भाई अनीश की ओर से दुबई बुलाए जाने पर इनकार करने के बाद अनीश ने माधुरी दीक्षित की हत्या की साजिश रच डाली थी। बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर से माधुरी दीक्षित के बारे में एक उदाहरण ले सकते हैं, उसके ऊपर भी थ्रेट्स था, उसको भी थ्रेट्स को हमने न्यूट्रलाइज किया। तो इस तरह से काफी बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस को हमने बचाया। कुछ लोगों पे अटैक जरूर हो गया उसमें, लेकिन थोड़ा सा उनका एक नक्शिश भी देखा गया है बॉलीवुड का और अंडरवर्ल्ड का, उसकी वजह से हुआ है। उस दौर में अंडरवर्ल्ड को खत्म करने के लिए मुंबई पुलिस ने एक सख्त नीति अपनाई। एनकाउंटर्स में गैंगस्टर्स को गोली मारकर खत्म किया गया और महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी कि मकोका जैसे सख्त कानून के तहत कई गैंगस्टर्स की गिरफ्तारी हुई। तमाम गिरोह के मुखिया भी फिलहाल जेल में हैं। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की पिछले साल हुई हत्या इसकी एक मिसाल है। मुंबई पुलिस ने अपनी चार्जशीट में सिद्दीकी की हत्या के पीछे बिश्नोई गैंग को जिम्मेदार बताया है। जोधपुर में काले हिरण के शिकार मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद से सलमान खान बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं। गिरोह की ओर से उनके बांद्रा स्थित घर पर फायरिंग भी करवाई गई थी। माना जा रहा है कि मुंबई में इस तरह से बड़ी हस्तियों को निशाना बनाकर बिश्नोई गिरोह यहां अपने पैर जमाना चाह रहा है। जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी, मुंबई। और नीट यूजी परीक्षा इस साल भी पेन एंड पेपर मोड में होगी। एनटीए ने इसको लेकर नोटिस जारी कर दिया है। एग्जाम एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में होगा। पिछले साल 23 लाख स्टूडेंट्स अपियर हुए थे। आपको बता दें कि एनटीए ने अभी तक एग्जाम की डेट घोषित नहीं की है। नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जारी किया गया है। साल 2019 से एनटीए इस परीक्षा का आयोजन कर रहा है। ये परीक्षा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 और भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग अधिनियम 2020 के तहत एक समान और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही है, ताकि भारत के सभी चिकित्सा संस्थानों में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए प्रवेश प्राप्त किया जा सके। और सिटी सेंटर शो में इसी के साथ वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे प्रयागराज में कांटे वाले बाबा से। और अब अगली खबर बेंगलुरु से, जहां एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या कर ली। महिला की फूफा को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिस पर महिला की निजी वीडियो की आड़ में ब्लैकमेल करने का आरोप है। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं आपको। करीब 25 साल की सुहासिनी ने बेंगलुरु पुलिस के व्हाइटफील्ड डिवीजन के एक होटल में आग लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी मां की तरफ से दर्ज शिकायत में सुहासिनी के फूफा और फूफी पर आरोप लगाया गया है
कि दोनों सुहासिनी की निजी तस्वीरों के आधार पर उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। इससे तंग आकर सुहासिनी ने आग लगा ली। जांच में पता चला है कि आरोपी, उसकी पत्नी और पीड़िता कई बार साथ रहते थे, साथ घूमने भी गए थे, लेकिन पिछले कुछ समय से आरोपी ने पीड़िता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते युवती ने जान दे दी। आरोप के मुताबिक सुहासिनी का फूफा उसकी तस्वीरों को उसके माता पिता को भेजने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। घटना के दिन यानी 12 जनवरी को सुहासिनी को एक होटल में फूफा ने बुलाया, जहां सुहासिनी ने अपने साथ लाया पेट्रोल खुद पर डालकर आग लगा ली। और प्रयागराज में साधु संतों के साथ कांटे वाले बाबा भी पहुंचे हैं। बिहार की ये बाबा नुकीले कांटों पर लेटकर तपस्या करते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए तपस्वी साधु संत सभी पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे तपस्वी हैं जिनकी तपस्या देखकर आश्चर्य होता है। ऐसे ही एक बाबा है कांटे वाले बाबा। इन्हें कांटे वाले बाबा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये संगम तट पर बबूल के नुकीले कांटों पर लेटकर तपस्या करते नजर आए। बिहार के रहने वाले रमेश कुमार माझी कांटे वाले बाबा के प्रति लोगों की उत्सुकता तब जागी जब वह बबूल के कांटों को बिस्तर और चादर बनाकर उस पर लेट गए। उनकी इस तपस्या के साक्षी वहां मौजूद कई श्रद्धालु बने। अपनी इस तपस्या के दौरान वो आंख बंद कर हाथ में डमरू लिए ध्यान मुद्रा में लेटे नजर आए। उनकी इस तपस्या को देखकर लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और कुछ श्रद्धालुओं ने उन्हें इस अवस्था में देखकर उनके चरण छूकर उनसे आशीर्वाद भी लिया। कांटों पर लेटने वाले को देखकर कोई भी सोचेगा कि ऐसा करने में उनको बहुत दर्द होता होगा, लेकिन बरसों की तपस्या और अभ्यास के बाद बाबा का कहना है उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं होता है। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें NDTV इंडिया के साथ। नमस्कार।